नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी और आपका पसंदीदा शो जो हर रोज आपके लिए हम लेकर आते हैं, बताते हैं निवेश करने के गुर, यानी बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग करने का तरीका क्या है। दरअसल अपने फ्यूचर को आप एटलीस्ट फाइनेंशियली सिक्योर कर सकते हैं अपने गोल्स को डिफाइन करके, उन गोल्स के लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके। और इन्वेस्टमेंट शुरू करने की कोई उम्र नहीं होती है, आज से अभी से अपने निवेश की शुरुआत कीजिए। तो जानना चाहते हैं क्या होना चाहिए, पहला कदम कहाँ से करें शुरुआत, तो आप योर मनी में आ सकते हैं। योर मनी इसीलिए हम लेकर आते हैं ताकि आपकी हेल्प कर सके। इसके अलावा अगर आपके पास ऑलरेडी सवाल है, आपने इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत कर दी है, जानना चाहते हैं क्या तरीका जो आपने अपनाया है वो बेहतर है या फिर नहीं, तो भी आप इस शो में आके हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस ले सकते हैं। तरीका आपकी स्क्रीन पर है, mf@moneycontrol.com, ये हमारा ईमेल आईडी है, 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। #आस्क योर मनी लिखकर आप फेसबुक ट्विटर पर पोस्ट भी कर सकते हैं। ये शो लाइव भी जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, तो अपनी क्वेरीज आप सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और इस शो को लाइव वॉच भी कर सकते हैं। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम नूटा हमारे साथ मौजूद हैं। पूनम जी नमस्कार, स्वागत है आपका। क्वेरीज हम शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले आज बात करेंगे इमरजेंसी फंड की। इस फंड का काफी बार जिक्र होता है, लेकिन हमारे व्यूअर्स के लिए अगर आप सरल भाषा में समझा सके कि इमरजेंसी फंड एग्जैक्टली होता क्या है, किस पर्पस के लिए होता है, क्या ये निवेश की जो आपकी स्ट्रैटेजी होती है, जो पोर्टफोलियो होता है, उसमें जरूर इसको लेकर प्लानिंग होनी चाहिए। दीपाली, जो फर्स्ट स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग है, जब हम साइंटिफिकली फाइनेंशियल प्लान डिजाइन करते हैं तो उसका पहला और इम्पोर्टेंट और सबसे अहम हिस्सा होता है इमरजेंसी फंड्स का रहना। सरल भाषा में मैं कहूँ तो दीपाली, जैसे हमने पहले जनरेशन्स में देखा हुआ है कि जो गृहिणियां होती थी वो अपने घरेलू घर खर्च में से कुछ पैसे बचा कर या तो चावल के डब्बे में या पेपर के नीचे छुपा के रखती थी कि जब फैमिली को किसी तरीके की फाइनेंशियल दिक्कत आए या जरूरत पड़े तो वो पैसा वो निकाल के दे दें और उन्हें किसी तरीके का कर्ज ना लेना पड़े और आसानी से उनका इमरजेंसी निकल जाए। सो ऑल इन ऑल ये एक ऐसा फंड है जो आपको इमरजेंसीज के लिए अलग रखना है, ताकि आपको कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट्स को तोड़ना ना पड़े, कभी उधार ना लेना पड़े और आपको किसी तरह की फाइनेंशियल दिक्कत ना आए। ये इमरजेंसी कुछ भी हो सकती है। मेडिकल इमरजेंसी एक बहुत बड़ा एक पार्ट है इमरजेंसी फंड्स का जिसके लिए हम रखते हैं, बट ये एक मेडिकल इंश्योरेंस से भी हम केटर कर सकते हैं। पर जो परिभाषा है इमरजेंसीज की वो बहुत हो सकती है, बहुत वाइड है। जैसे कि अगर घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, आपका फ्रिज खराब हो गया, एसी खराब हो गया, आपका मोबाइल काम नहीं कर रहा है, ये सब भी एक इमरजेंसी फंड्स से ही एक बार सोर्स किए जाते हैं, बिकॉज आजकल इन सब के खर्चे भी बड़े होते हैं। तो कहने का मतलब है कि किसी भी तरह के मेडिकल या नॉन मेडिकल या किसी भी तरह का अगर आप अपना समझो फॉर एग्जाम्पल ये कर रहे हैं, जॉब बदली कर रहे हैं और आपको 3 महीने का गैप है, आपकी इनकम बंद होगी, उस तरीके की भी इमरजेंसी हो सकती है। या फैमिली में कोई और बीमार हो जिसके लिए आपको अपने काम से दूर रहना पड़े, छुट्टी लेनी पड़े, तो किसी भी तरह की इमरजेंसी को जब आप आराम से फाइनेंशियली हैंडल कर सकते हैं, उसको मीट करने के लिए जो फंड होता है वो इमरजेंसी फंड कहा जाता है। और कोविड के टाइम हमने ये देखा है कि इस तरह का फंड जिन्होंने भी बना के अच्छे से रखा था उन्हें बहुत आसानी रही वो फेज से निकलने में। तो इमरजेंसी फंड्स आपका पहला एक ऐसा फंड है जो आपने क्रिएट करना है बिफोर स्टार्टिंग एनी इन्वेस्टमेंट। ओके, तो इमरजेंसी फंड बहुत जरूरी है और ये कोई फंड नहीं है बल्कि कोई फंड जिसमें आप इन्वेस्ट करें, बल्कि ये वो कॉर्पस है जिसको आपको अपनी इन्वेस्टमेंट या फिर अपनी सेविंग्स में से निकालकर सिर्फ इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए रखना चाहिए, ताकि अगर कभी कोई ऐसी स्थिति हो तो आप उसको इस्तेमाल करके अपनी दिक्कतों को, परेशानियों को, जिसका सोल्यूशन खर्चे से हो सकता है, वो कर सकें। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे, अब क्वेश्चंस को करते हैं शामिल। पहले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद भी हैं और बातचीत करने के लिए जगदीश बाडोकर हमारे साथ, लोकेश जैन है, माफ कीजिए, हमारे साथ फोन लाइन पर। लोकेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। हाँ मैम नमस्कार, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ लोकेश। हेलो नमस्ते। ओके मैम, बताइए लोकेश जी। मैम हाँ मैडम, मेरी भी 80,000 की SIP जा रही है। हाँ तो SIP मैंने आपको भेजा हुआ, मैंने कौन सा जा रहा है। ठीक है,
और अभी मेरा एक्सक्लूसिव 50। 7 फंड्स है आपके पास। बस ये हाँ। बताइए कि 7 के 7 फंड्स में आप ये अमाउंट जो डाल रहे हैं ये मंथली बेसिस पे डाल रहे हैं, ये लमसम इन्वेस्टमेंट है? नहीं मैम, मंथली जा रहा है, मंथली जा रहा है मैडम। मंथली कर रहे हैं। और कब से कर रहे हैं? जी मैम, हो गए 3 साल हो गए मैम। ओके, अभी मैडम ठीक है। तो बताइए आपका टारगेट क्या है? मैम 5 ईयर चाहिए मुझे, और अभी 5 करोड़ चाहिए आपको, ठीक है। ओके, समझ गई मैं। तो 7 फंड्स हैं इनके पास। मैं फटाफट से फंड्स के नाम बता दूं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप, मोतियाल ओसवाल का नेस्डेक 100, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, टाटा डिजिटल, एचडीएफसी टैक्स सेवर। 7 फंड्स हैं। एसआईपी अमाउंट भी ठीक ठाक है। 80,000 रुपए की इनकी एसआईपी मंथली बेसिस पे चल रही है। हालांकि बस एक जो वेरिएशन दिखेगा वो अमाउंट में दिखेगा। किसी फंड में 4,000 डाल रहे हैं तो किसी फंड में 18,000 रुपए भी डाल रहे हैं। सवाल इनका यही है कि अभी तो पोर्टफोलियो की वैल्यू 50 लाख हो चुकी है ऑलरेडी। 10 साल में 5 करोड़ का इनका टारगेट है। क्या सजेशन रहेंगे? 5 करोड़ रुपए 10 साल में थोड़ा सा डिफिकल्ट टारगेट लग रहा है। अगर ये अपना टाइम होराइजन बढ़ा के 13 से 14 साल कर दे तो बहुत आराम से ये अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली ये अपनी एसआईपी भी बढ़ा सकते हैं, तो भी ये अपने टारगेट को मीट कर सकते हैं। अब रही बात इनके पोर्टफोलियो की, तो पोर्टफोलियो में काफी रिपीटेशन है, और जैसे आपने भी नोट किया दीपाली, देयर इज अ ह्यूज वेरिएशन। मतलब एक 18,000 की एसआईपी भी है, तो 5,000 की भी है, तो 4,000 की भी है। हम यूजुअली चाहते हैं कि हम एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं, ताकि हर मार्केट के कैटेगरी को हम कवर करते हुए, डाइवर्सिफिकेशन करते हुए मार्केट की ओवरऑल एवरेजिंग से फायदा उठाएं आगे चल के। तो आपको थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहिए अपना पोर्टफोलियो, और 5 से 6 फंड इनफ होंगे। मुझे लगता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को चालू रखें, निप्पॉन स्मॉल कैप को आप चालू रखें, और एक साथ में क्वांट एक्टिव फंड ले सकते हैं इन द फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड लें जो एक मिड कैप कैटेगरी का है, और एक लार्ज कैप कैटेगरी में आईसीआईसीआई ब्लू चिप रखें। जो एसबीआई फोकस है वो भी लार्ज कैप है आपके पास, और जो टाटा डिजिटल एक थीम फंड है, मगर उसके जितने भी होल्डिंग्स है वो लार्ज कैप कैटेगरी के हैं। और जो मोतीलाल नैस्डैक का 100 है वो भी लार्ज कैप है, बट इट इज अ वेरी वेरी पैसिव फंड। तो 10 साल का होराइजन है, तो हम एक्टिव फंड्स में प्ले कर सकते हैं। और आप सभी फंड्स में हो सके तो यूनिफॉर्म अमाउंट रखिए, ताकि आपकी जो एसेट एलोकेशन है वो यूनिफॉर्म हो सके, और पोर्टफोलियो के बेहतर रिटर्न हम देख सके ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ। ओके, ठीक है। तो थोड़े से बदलाव आपके पोर्टफोलियो में सजेस्ट किए गए हैं। फंड्स भी आपको बताए गए हैं क्लियरली कौन से होने चाहिए। थोड़ा रेपुटेशन है, और थोड़ा सा एसआईपी आपको बढ़ानी पड़ेगी अपने गोल को हासिल करने के लिए। राहुल हैं सिरसा हरियाणा से हमारे साथ फोन लाइन पर। राहुल, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। अच्छा, ठीक है। तो ईमेल के जरिए इनका सवाल ले लेते हैं, क्योंकि इन्होंने नंबर की डिटेल्स तो दी थी बट इनकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। 25 लाख रुपए हैं इनके पास। ये जानना चाहते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें। SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और 25 लाख के निवेश पर इनको 20 से 25,000 की मंथली इनकम चाहिए। जानना चाहते हैं किन फंड्स के साथ शुरुआत करें और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो बताइए पूनम जी, क्या है सलाह इनके लिए? SWP की स्ट्रैटेजी यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। जब आपको पेंशन इनकम चाहिए, या आपको हर महीने एक फिक्स्ड इनकम चाहिए फॉर व्हाटएवर एक्सपेंसेस आपके होते हैं, यूजुअली ये स्ट्रैटेजी हम रिटायरमेंट पीरियड के लिए सजेस्ट करते हैं। और इस स्ट्रैटेजी के लिए पहले हमें एक हाइब्रिड फंड में निवेश करना होता है, और वहां से सिस्टमेटिक विड्रॉल का मैंडेट लगाना होता है कि एएमसी हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट अपने वहां से विड्रॉ करके हमारे सेविंग बैंक में डाल दे। दिस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ एसआईपी। जैसे एसआईपी के मैंडेट से एएमसी हमारे अकाउंट में से पुल करती है पैसा, और यहाँ पे विड्रॉ करके हमारे अकाउंट में डालती है, ताकि हम मंथली एक्सपेंसेस कर सके। अब 25 लाख से अगर ये 20 से 25,000 चाहते तो वो मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, बिकॉज नॉर्मली सिस्टमेटिक विड्रॉल का जो अमाउंट ऑफ विड्रॉल नक्की किया जाता है विच इज इक्विवेलेंट टू द बैंक एफडी रेट्स, ताकि आपके कैपिटल में आगे चल के नुकसान ना हो। तो यूजुअली वी सजेस्ट अराउंड 6 to 7% ऑफ द विड्रॉल ऑफ द कैपिटल अमाउंट। तो अगर 15,000 तक आप ये चाहें तो बिल्कुल इसमें से कर सकते हैं। उससे ज्यादा करेंगे तो
आगे चल के इनके जो कैपिटल है उसमें लॉस आ सकता है। अगर इन्हें 20 से 25,000 चाहिए तो एक मुश्त रकम इन्हें 40,000 तक करनी होगी। और हाइब्रिड स्कीम्स बेस्ट होती हैं इसके लिए, बिकॉज हाइब्रिड स्कीम में 65% इक्विटी और 25% डेट होता है, 35% डेट होता है। और साथ ही जो एक्टिव हाइब्रिड फंड होते हैं यानी हाइब्रिड एडवांटेज फंड्स होते हैं उसमें फंड मैनेजर कैन रिड्यूस और इंक्रीज द लिमिट्स, तो उसमें मार्केट के उतार चढ़ाव का काफी बेनिफिट मिलता है। तो आप आईसीआईसी इक्विटी एंड डेट फंड में निवेश कर सकते हैं, एडलवाइज के एग्रेसिव इक्विटी फंड में निवेश कर सकते हैं। आप कोशिश करके 2 अलग अलग फंड्स रखें ताकि आप आगे चल के उसमें भी अपना जोखिम का फायदा उठा सकें। बट या तो आपको रकम बढ़ानी होगी एक मुश्त आपके इन्वेस्टमेंट की, या फिर आपको अपनी मंथली जो आपकी इच्छा है पैसे लेने की वो कम करनी। ओके, चलिए, तो आपको स्ट्रैटेजी बताई गई है, उसके हिसाब से आप कीजिए अपने निवेश की शुरुआत। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट, एडलवाइज एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, यहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके हिसाब से आप अपने फॉलो कर सकते हैं जो सलाह आपको पूनम जी ने दी है। कमल किशोर से अब बात करेंगे, ये हमारे साथ फोन लाइन पर हैं मौजूद। कमल जी नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। नमस्ते मैम। मैंने आपको पोर्टफोलियो सेंड किया हुआ है आपको। नमस्ते। हाँ, इसमें मुझे 10 साल में आपका पोर्टफोलियो है हमारे पास। हाँ, एक तो फंड रिव्यू करना है, क्या ये फंड सही है? ओके। और क्या मैं इस गोल तक पहुंच सकता हूँ क्या जो तो मैंने 2 गोल आपके बच्चे की एजुकेशन के लिए। ओके, हाँ ठीक है। तो 20 लाख इनको चाहिए बच्चे की एजुकेशन के लिए, 10 साल में, 15 साल में बच्चे की शादी के लिए चाहिए 30 लाख। और फिलहाल इनकी जो एसआईपी चल रही है पूनम जी, मिरई एसेट टैक्स सेवर में 2000, मिरई का ही एसेट ब्लू चिप है, एक्सिस मिड कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। टोटल एसआईपी इनकी 13,000 की चल रही है। हर साल ये 10% एसआईपी इंक्रीज कर रहे हैं और 50,000 इनकी मंथली इनकम भी है। तो इनकम के हिसाब से तो 20-25% ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि डिसेंट स्ट्रैटेजी है। अब इनके गोल पर बताइए क्या सजेशंस होंगे आपके। देखिए, अगर दोनों गोल की हम अलग अलग कैलकुलेशन करें, एक गोल 10 साल दूर है, उसमें इन्हें 20 लाख रुपए की जरूरत है। तो अगर हम मार्केट का 10 साल में 12% का रिटर्न प्रोजेक्टेड सोचें, और तो इन्हें मंथली 9,000 रुपए की एसआईपी करनी होगी। और जो दूसरा गोल है 15 साल का, जिसके इन्हें 30 लाख की जरूरत है, उसके लिए उन्हें 6,000 रुपए की एसआईपी करनी होगी। कुल मिलाकर दोनों गोल्स के लिए इन्हें 15,000 रुपीज की एसआईपी करनी होगी। और ऑलरेडी ये 13,000 की कर रहे हैं और 10% से बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। तो मुझे लगता है अचीवेबल गोल्स है। और जो इनका पोर्टफोलियो वो भी इन्होंने काफी अच्छा डिवर्सिफाई किया है। मिराई एसेट इमर्जिंग में ब्लू चिप में इनका लार्ज और मिड कैप है, मिड कैप सेपरेटली भी है, अच्छे फंड्स चुने हैं स्मॉल कैप के लिए भी, और पराग फ्लेक्सी कैप है। तो मुझे लगता है ये फंड्स का सिलेक्शन बहुत अच्छा है, आप इसे कंटिन्यू करें। और जैसे जैसे 10% आप अपनी एसआईपी बढ़ाएं, आप इन्हीं फंड्स में टॉपअप करें, और अलग से फंड लेने की जरूरत नहीं समझ में आ रही है। और जो भी आप स्ट्रैटेजी लें उसमें मॉनिटर जरूर करते रहें। जैसे कि 10 साल वाला गोल जब पास आए, 7 या 8 साल में आप रिव्यू करें अपने पोर्टफोलियो पे, और जरूरत लगे तो एसेट एलोकेशन चेंज करें। तो इट लुक्स लाइक एन अचीवेबल गोल, और आगे चल के बढ़ाते रहेंगे तो जरूर इन्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर इन्फ्लेशन को भी ध्यान रखें अपने गोल्स में, कि इनके गोल्स की जो आज वैल्यू है वो आगे चल के सेम रहेगी या नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजीज आपके लिए दी गई हैं। 13,000 के एसआईपी ऑलरेडी चल रही हैं, 15,000 के एसआईपी पूरी करेंगे तो अपने गोल को आसानी से हासिल कर सकेंगे। तो लेकिन फिर भी 15,000 ही नहीं, हर साल 10% एसआईपी इंक्रीज करने की स्ट्रैटेजी के साथ आप आगे बढ़ती रहिए। पोर्टफोलियो में बदलाव की जरूरत नहीं है, बट समय समय पर रिव्यू करते रहें। फटाफट से कुछ और क्वेरीज ले लेते हैं कि ईमेल के जरिए बसंत ने सवाल भेजा है ग्वालियर से। ये जानना चाहते हैं बॉन्ड यील्ड क्या होती है, और यील्ड कम या ज्यादा कब और कैसे होती है, और बॉन्ड डील में कब निवेश, बॉन्ड्स में कब निवेश करना चाहिए। पूनम जी, इनफैक्ट पिछले हफ्ते हमने चर्चा की भी थी बॉन्ड डील्स की, और व्यूअर्स को बताया भी था कि बॉन्ड डील क्या होती हैं, और शायद उसी डिस्कशन के बाद ये क्वेरी आती हुई दिखी है। तो बताइए क्या सजेशन इनके लिए, इनके सवाल पर क्या राय। बॉन्ड यील्ड एक रिटर्न है जो सिंपल भाषा में कहें तो जो कूपन रेट जिस पे बॉन्ड एक फ्लोट किया जाता है,
उसके होल्डिंग पीरियड से इन्वेस्टर को कितनी उससे इंटरेस्ट पेमेंट की लाइन मिलती है, और वो उसको एक सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल कूपन यील्ड भी कह सकते हैं। जब हम किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके साथ एक फिक्स्ड कूपन होता है, यानी फिक्स इंटरेस्ट होता है जो इन्वेस्टर को हर साल मिलता है। और यही जब सेकेंडरी मार्केट में सेल होता है तो उसकी मेच्योरिटी पीरियड चेंज होने की वजह से, और जो उसकी प्राइस फ्लक्चुएशन होती है, बिकॉज जैसे ही इंटरेस्ट रेट में चेंज आता है वैसे बॉन्ड प्राइसिंग में चेंज आता है। एंड बॉन्ड प्राइस इंटरेस्ट रेट के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो मार्केट में बॉन्ड्स प्राइस की रेट नीचे चली जाती है, एंड वाइस वर्सा। तो जब अलग अलग यील्ड आपको मिलती है फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट, तो उससे निवेशक ये तय करते हैं कि ये बॉन्ड मार्केट से लेना फायदेमंद है कि नहीं, क्योंकि कभी ये प्रीमियम पे अवेलेबल होते हैं, कभी ये डिस्काउंट पे अवेलेबल होते हैं। तो जब हम लेते टाइम कैलकुलेट करते हैं कि ये यील्ड हमारे लिए फायदेमंद है कि नहीं, यानी कूपन जो 10 रुपए दे रहा है वो 10 रुपए पाने के लिए मैं बॉन्ड की जो प्राइस पे कर रहा हूँ वो फायदेमंद है कि नहीं, उसे हम यील्ड कहते हैं। और बॉन्ड यील्ड देखते हुए ही आपको मार्केट में से बॉन्ड सेकेंडरी मार्केट से खरीदने चाहिए। बॉन्ड के जो निवेशक होते हैं वो एक कंजर्वेटिव निवेशक होते हैं जो इक्विटी से दूर रहना चाहते हैं। अगर आपको इक्विटी मार्केट के उतार चढ़ाव से कंफर्टेबिलिटी नहीं है, और अगर आपको इक्विटी से दूर रहना है, आपका टाइम होराइजन कम है, यानी अगर आपको 3 साल से कम पीरियड के लिए निवेश करना है, तो बॉन्ड्स एक बेहतर विकल्प हैं, और इन्हें आप यील्ड की कैलकुलेशन के साथ खरीद सकते हैं। ओके, ठीक है। चलिए, तो ये सजेशंस आपके लिए दिए गए हैं, आपको बताया भी गया है कि बॉन्ड्स में आप कैसे निवेश कर सकते हैं। कुछ और क्वेरीज ले लेते हैं, और एक सवाल और हमें ईमेल के जरिए आया है, और ये सवाल हमें भेजा है जगदीश बाडोरकर ने, और इनका सवाल है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को लेकर, और ये जानना चाहते हैं कि करंट एडिशन या ओल्ड एडिशन कौन सा बेटर है खरीदने के लिए, और दोनों एडिशन के रेट्स में भी काफी अंतर है, तो किसमें ज्यादा फायदा मिलेगा, बताइए पूनम जी। दीपाली, जैसे हमने अभी बॉन्ड्स की बात करी कि जब हम उन्हें सेकेंडरी मार्केट में से खरीदते हैं तो उसमें काफी वेरिएशन आता है। जो ओरिजिनली फ्लोट होते हैं उसमें उनके मेच्योरिटी टेन्योर में फर्क आता है, और उनकी प्राइस में फर्क आता है डिपेंडिंग ऑन द डिमांड एंड सप्लाई। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड हम जो ऑनगोइंग ट्रांचेस है, जब भी आरबीआई उनको रिलीज करते हैं वहां से भी खरीद सकते हैं, और सेकेंडरी मार्केट में भी फ्लोट कर सकते हैं। मगर जो आप फ्रेश खरीदेंगे उनके जो बेनिफिट्स हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं जब आप सेकेंडरी मार्केट से खरीदते हैं। आपको जो 8 साल का होल्डिंग पीरियड है, आपने पूरा अगर होल्ड किया तो आपको मेच्योरिटी पे कैपिटल गेन्स वगैरह में छूट मिलती है, फायदा मिलता है। और अगर आपने बीच में उसको बेच दिया तो आपको वो फायदा नहीं मिलता है। और जब आप सेकेंडरी मार्केट से खरीदते हैं, अगर आपको, जैसे हमने बॉन्ड्स के बारे में बात करी, आप यील्ड को नक्की करें, बिकॉज आपको 2.5% का इंटरेस्ट सालाना सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में मिलता है। तो आप कितने पुराने ट्रांच के बॉन्ड को खरीद रहे हैं उसे आप देख लें, बिकॉज आपका जब यील्ड कैलकुलेशन होगा तो वो आपने कितने 2.5% के कूपन्स चले गए हैं उसके साथ कैलकुलेशन होगा, और आप उसे मेच्योरिटी तक होल्ड करेंगे कि नहीं, ये एक बहुत अहम फैसला है। बिकॉज अगर आप नहीं करेंगे तो उसमें टैक्स का कैलकुलेशन भी आएगा। तो इस तरीके के सारे पैरामीटर्स देखते हुए आप एसजीपी को सेकेंडरी मार्केट से खरीदना है कि नहीं वो डिसीजन ले लें, बिकॉज जो स्पॉट प्राइस है गोल्ड की वो वेरी होती रहती है, एवरी नाउ एंड देन प्राइसेस चेंज होते ही है। और जब आप फ्रेश खरीदते हैं ऑनलाइन तो आपको ऑनलाइन का 50 रुपए का फायदा भी होता है, और जो रेट होती है वो लास्ट 3 डेज के एवरेज की होती है, तो उससे भी कई बार फायदा हो जाता है। तो सारा कुछ देखते हुए आप डिसीजन लें कि आपको सेकेंडरी मार्केट से लेनी है या फ्रेश लेनी। ओके, चलिए ठीक है। तो आपको सारी डिटेल्स बताई हैं पूनम जी ने, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को लेकर कितना इंटरेस्ट मिलता है, कैसे लेना चाहिए, कहां से ले सकते हैं, वो तमाम बातें। चलिए, शुक्रिया पूनम जी आने के लिए शो में, और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। जाते जाते फटाफट से पूनम जी के फंड्स भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, उनको नोट कर लीजिए। उन तमाम व्यूअर्स के लिए हैं जो बिगनर हैं, जो स्टार्ट करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। फटाफट से मैं नाम मेंशन कर दूं, क्वांट एक्टिव फंड, आईसीसी प्रो ब्लू चिप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी और एसबीआई स्मॉल कैप। ये हैं पूनम जी की चॉइसेस। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार।